टीवी और फिल्म्स तो हम लोग बहुत देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो जिंदगी में एक छाप छोड़ जाता है, जिनको आप कभी भी नहीं भूल सकते। शक्तिमान कौन भूल सकता है, लेकिन शक्तिमान के सीरियल में तमराज किल्विश का वो रोल, और वो रोल जिसे आज भी बच्चे बच्चे याद करते हैं और ये कहते हैं कि अंधेरा कायम रहे। वाकई में वो शायद कोई भी नहीं भूल सकता। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। आखिर तुम अंधेरे के गुलाम बनने चले आए हो। अंधेरे का राजा हूं मैं, तमराज किल्विश हूं मैं। बहुत से ऐसे रोल्स जो इन्होंने किए, और आज हमारे साथ बात करने के लिए, अपने वो सुनहरे पलों को याद रखने के लिए सुरेंद्र पाल जी हरियाणा न्यूज़ आए हैं। उनसे उनके लम्हों के बारे में, उनके करियर के बारे में हम जानेंगे। सुरेंद्र पाल एक नाम जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। उनकी अदायगी के दीवाने वो सब हैं जिन्होंने उन्हें पर्दे पर देखा। उनका जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ हो, पर हरियाणा से उनका गहरा नाता रहा है। गुड़गांव में उन्होंने काफी समय बिताया। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर उनका काफी चुनौतियों से भरा रहा। सुरेंद्र पाल कभी एक सीमा में बंद कर नहीं रहे। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के किरदार से उनको पहली बार दर्शकों के बीच पहचान मिली। शक्तिमान में निभाया गया तमराज किल्विश का किरदार, और उनका वो डायलॉग अंधेरा कायम रहे आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की जुबान पर है। देवों के देव में दक्ष का किरदार हो या फिर चाणक्य में अमात्य राक्षस का किरदार, हर किरदार को बखूबी निभाया। हर रोल में एक अलग जान डाल दी। उन्होंने बहुत से हिट सीरियल्स भी दिए। कुमकुम, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो रहने वाली महलों की, बाबुल के आंगन छूटे ना, दिया और बाती हम, महाराणा प्रताप, और बहुत सी फिल्मों में भी सुरेंद्र जी ने काम किया, जिसमें 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह, 2004 में आई फिल्म बर्दाश्त, 2004 में ही आई फिल्म लक्ष्य, और 2004 में एक और फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 2005 में आई जो बोले सोनिहाल। जाने कितनी ऐसी फिल्में रही जिनमें सुरेंद्र जी ने बेहतरीन अदायगी की। 2 दशक से भी ज्यादा लोगों को एंटरटेन करने वाले सुरेंद्र पाल सिंह आज भी उसी जोश और ऊर्जा से भरपूर हैं, और इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए वो एक प्रेरणा भी हैं। सुरेंद्र पाल जी, बहुत स्वागत आपका। हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को सुरेंद्र पाल का नमस्कार, और आपको भी मेरा प्रणाम। सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल, वो शुरुआत आपके दौर की कैसे हुई? आप क्या बचपन से ही, क्योंकि आपकी आवाज में इतना दम है, क्या बचपन से ही आपने सोचा था कि आपको इसी लाइन में जाना है? नहीं, सोचा तो नहीं था मैंने कि मैं फिल्म लाइन में आऊंगा कभी, लेकिन मैं इस बात से भी मना नहीं करूंगा कि मुझे फिल्मों का शौक नहीं था। जब बचपन में हमें फिल्में, जैसे हम छोटे से शहर में जब रहते थे तो वहाँ पे एक ही थिएटर होता था और उसमें एक फिल्म लगती थी, तो उस फिल्म को हम शायद कुछ एक बार नहीं देखते थे, 30-30 बार देखते थे, और मन में सोचते थे कि क्या कभी हम भी पर्दे पर इसी तरह दिखेंगे। ये चीज की एक चाह तो जरूर थी, मन में चाह थी। हाँ, तो मन में और कहते हैं मन में हो विश्वास तो पूरा होगा एक न एक दिन, ये हमारा हम इस विश्वास के साथ चलते थे। तो हम होंगे कामयाब वाली थ्योरी। हम होंगे एक दिन कामयाब, और इसी थ्योरी पे मैं थोड़ा सा चला, और जीवन में मैं बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता था। बहुत सारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो लोग हैं, वहाँ तक मैं जाना चाहता था, वहाँ तक मैं पहुँचना चाहता था। तो मैंने कहा मैं कैसे पहुँचूँ इनके तक। इसके अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, या तो मैं अभिनेता बनूं या नेता बनूं। बिल्कुल। नेता बनने की मेरे अंदर चाहत ही नहीं, वो गुण नहीं थे मेरे अंदर, लेकिन अभिनेता बनने के मेरे अंदर थोड़े बहुत गुण मुझे दिखते थे। और थोड़े बहुत मेरे दोस्त थे जो मुझे कहते थे, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बॉम्बे में जाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। ऐसा बोलते थे। तो आपने कहाँ से प्रैक्टिस की, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया? कहीं से लर्न किया, या आपको ब्रेक किसने दिलवाने में हेल्प की? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे किसी ने इस बारे में कोई मदद नहीं की। अच्छा। और ना ही मैंने किसी
थिएटर से, ना ही किसी एक्टिंग स्कूल से मैंने कोई कोर्स किया नहीं था। बस मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस, एक विश्वास था मेरे अंदर कि मैं कुछ करूँगा और मैं एक ऊंचाई तक जाऊँगा। ये मेरे अंदर अपना एक विश्वास था, मेरा कॉन्फिडेंस था, जिसने मुझे कलाकार बनाया। और जब मैं कलाकार बनाया तो फिर मैंने ये भी सोच के रहा कि मैंने कहा मैं कभी अपनी किसी भी, लोग कहते थे फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप काम करोगे तो एक भूमिका में बंद कर रह जाओगे। मैंने कहा मैं कभी बंद कर नहीं रहूंगा। और जीवन में सबसे बड़ी ट्रेजेडी देखिए मेरी ये रही कि पहला रोल मुझे टेलीविजन पर मिला और वो मिला महाभारत के अंदर और द्रोणाचार्य का। एक बुढ़े आदमी का रोल, जिसकी सफेद दाढ़ी थी, सफेद विग था, सफेद वस्त्र थे, सफेद धोती था, अनग्लैमराइज मैन। तो मुझे ये लगता था कि इस रोल के द्वारा मैं किस तरह पॉपुलर होऊंगा हिंदुस्तान में। तो कैसे कन्विंस किया आपने खुद को? ये तो पहले ही जैसे कहते हैं ना, पहली बॉल में ही क्लीन बोर्ड आउट होने वाली कहावत थी मेरे साथ। लेकिन समहाउ ईश्वर की कहना चाहिए, कृपा कहनी चाहिए कि मैंने, जैसा कि आपसे कहा, कि मैंने हमेशा जीवन में चुनौतियों को बहुत स्वीकार किया है। मैं हमेशा चैलेंजेस स्वीकार करता रहा। मैंने कहा ये भी मेरे सामने एक चैलेंज बनकर आया है और मुझे इस चैलेंज को पूरा करना है। सुरेंद्र पाल, तो उसके बाद आपने वो चैलेंज कंप्लीट किया। सुरेंद्र पाल करिए, फल की इच्छा मत रखिए, अपना कर्म करिए और ईमानदारी से करिए, फल ईश्वर देगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरु दक्षिणा दिए बिना शिक्षा समाप्त नहीं होती है राजकुमारों। आज्ञा हो तो आपके चरणों में सोने चांदी के ढेर लगा दूं गुरुदेव। ब्राह्मण सोने चांदी के ढेर लेकर क्या करेगा गांधारी नंदन? गुरु दक्षिणा में हम अपने प्राण भी दे सकते हैं गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई जाकर महाराज द्रुपद को युद्ध में हराए और बंदी बनाकर मेरे सामने लाए। अभिमान वीर पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु है। तो थोड़ी सी मुश्किल स्टार्टिंग में आई उस रोल को प्ले करने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। महाभारत वॉज नॉट अ फेलियर फॉर मी एज एन एक्टर, बट महाभारत वॉज ए सक्सेस फॉर मी। ओके। द्रोणाचार्य जो थे, उनका घर गुरुग्राम था, बिल्कुल, जिसे आज लोग गुड़गांव के नाम से जानते हैं। और मेरा अपना घर जो है आज वो गुड़गांव के अंदर है और मैं भी हरियाणा का ही हूँ। ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो कि द्रोणाचार्य यहाँ के थे और मैं रियल लाइफ में भी, रील में भी और रियल लाइफ में भी मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। तो गुड़गांव से काफी गहरा रिश्ता आपका है। गुड़गांव से बहुत गहरा रिश्ता है और गुड़गांव से गहरा रिश्ता है तो हरियाणा से तो नेचुरली बहुत गहरा रिश्ता रहेगा मेरा। सबसे चैलेंजिंग रोल आपको कौन सा लगा या सबसे पसंदीदा रोल आपका कौन सा लगा आपको? महाभारत के तुरंत बाद मैंने एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल स्वीकार किया और वो था मुकेश खन्ना जी, उन दोनों एक सीरियल बना रहे थे शक्तिमान, और उसमें मेन विलन का रोल था जिसके लिए वो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ अमरीश पुरी ही, और वो कहते थे सबके साथ जाके कि ये रोल सिर्फ एक आदमी कर सकता है हिंदुस्तान में, अमरीश पुरी, नोबडी एल्स। मैंने कहा आप जब किसी को दोगे तब वो करेगा ना, जब दोगे नहीं तो करेगा कैसे? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ये रोल सिर्फ रिस्क के ऊपर दे रहा हूँ, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिएगा, मुझे करने तो दीजिए। उसके बाद मैंने उस रोल की तैयारी की, उसका मेकअप सोचा, उसकी आंखें सोची, उसकी नाक, मैंने तोते की नाक जैसी एक आर्टिफिशियल नोज लगाई थी, मैंने एक विग लिया था उसके बालों का, और एक मैंने उसकी नेल्स, काफी हाथों में बड़े बड़े नेल्स लगाए थे, और मैंने उसमें एक डायलॉग पकड़ा था, अंधेरा कायम रहे हमेशा। जब चांद सूरज और सितारे नहीं थे तब क्या था? सिर्फ अंधेरा शक्तिमान, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरा ही कायम रहेगा हमेशा। आज तुम्हें इस संसार से मिटना ही होगा। इस तरह की चीजें कर करके मैंने छोटी छोटी चीजें उस कैरेक्टर के साथ जोड़ी, और जोड़ने के बाद मैंने उस रोल को परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद मुझे लगा कि दर्शकों ने और बच्चों ने
मुझे बहुत ज़्यादा सराहा। बहुत ज्यादा सराहा, क्योंकि मुझे भी याद है घर में बच्चे यही बोलते हैं लाइट चली जाती है तो अंधेरा कायम रहे। और मैं एक फेवरेट चीज स्टेप। जी मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वो एक रोल करने के लिए जो मेरी एनर्जी लेवल था और जो मेरी ताकत लगती थी उस रोल को करने के लिए, मैं 10 सोशल शोज कर सकता था लेकिन एक शक्तिमान नहीं कर सकता था। मुझे इतनी ताकत लगती थी उस रोल को करने के लिए, उसमें इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं शक्तिमान नहीं हवा करके जो मैं पूरी एनर्जी लाता था उस रोल को करने के लिए, वो मुझे ड्रेन्ड आउट कर देती थी। जब मैं पैकअप होता था शूटिंग का तो मेरी इतनी ताकत नहीं रह जाती थी कि मैं गाड़ी चलाकर घर तक पहुंच सकूं। वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रोल था मेरे लिए, क्योंकि मेरी इमेज एक बड़ी सबड्यूड सी रोल इमेज टाइप की मेरी इमेज बन गई थी मेरे दर्शकों के बीच में। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का एक नया शो किया था चाणक्य, जिसमें मैं अमात्य राक्षस बना था और जिसमें मैंने अपने बाल पूरे बॉल्ड किए थे। और बहुत ही उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था टेलीविजन में। उन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड था जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और उसके तुरंत बाद मैंने फिर एक जी हॉरर शो किया था जिसमें मैंने हिंदुस्तान के बच्चों को डरा दिया था। और वैसे तो बच्चे टेलीविजन में बिल्कुल नहीं डरते हैं, लेकिन उस जी हॉरर शो साया था उसका नाम, शो का नाम, और उसमें मैंने विक्रांता जब्बर का रोल किया था। और उसमें वो मर्डर करने के बाद गाना गाता था, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेला वाटर। और जो मैं जिस मर्डर करने के बाद उसके साथ जो प्ले करता था, उससे मैंने देखा था कि आज तक कभी भी इन द हिस्ट्री ऑफ हॉरर सिनेमा कभी 11 या 13 एपिसोड में कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन ये कहानी जो थी 13 एपिसोड तक इंटैक्ट चलती रही है। अब कैसे मैनेज करते थे? आपने माइथोलॉजिकल शोज इतने किए, फिर आपने बच्चों को इतना डराया भी, हॉरर शोज भी किए, तो हाउ वाज यू एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स? नहीं देखिए, ये जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं एक मिथ तोड़ना चाहता था लोगों के यहाँ कि कलाकार एक ही रूप में ढल जाता है, फिर उसके बाद वो उस रूप से बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने कहा था नहीं, कलाकार की कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप क्या इंस्पायर भी होते थे किसी एक्टर्स से? जी मैंने आपसे कहा प्राण साहब वाज माय आइडियल, क्योंकि वो एक बड़े अलग रोल देखिए उन्होंने बहुत कम, मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन तो शायद इस बात को नहीं जानती होगी, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को देखते थे। जो भी चीज़ हमारे सिनेमा मिलता था हम सीडी लेकर आते थे, उन फिल्मों को देखते थे, उनके कामों को देखते थे। मैंने उनकी फिल्म वो देखी थी, बहुत फेमस थी, मनोज कुमार की उपकार, जिसमें वो मलंग बाबा बने थे। एक राम और श्याम फिल्म देखी दिलीप साहब के साथ, जिसमें वो एक बड़े खूंखार सीरियल्स की बात यहाँ पे की आपने, बहुत अच्छी फिल्में भी की हैं, तो फिल्मों में जाने का कैसा सोचा, वहाँ पे कैसे एंट्री किया आपने? मेरा हमेशा फिल्मों के टाइम मैं थोड़ा सा इनहिबिशन रही मेरी। मैं हमेशा ये सोचता रहा अगर रोल कोई अच्छा मिलेगा तभी मैं फिल्म की तरफ आगे बढ़ूंगा, वरना मुझे जो भी पहचान मुझे मिली है वो मुझे मिली है टेलीविज़न के द्वारा। इसलिए मैं टेलीविज़न तो कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा फर्स्ट चॉइस और फर्स्ट बेबी जो है वो मेरे लिए टेलीविज़न है। लेकिन हाँ, फिल्म में यदि मुझे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, मैंने ऐसा सोचा, उस वक्त भी मैंने सोचा और शायद मैंने सही सोचा। मेरे साथ के बहुत सारे कलाकार जो थे वो टेलीविज़न छोड़कर भाग गए फिल्मों की तरफ, तो ना तो वो फिल्म के रहे और ना टेलीविज़न के रहे, और आज वो एक अननोन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको कोई पहचानता भी नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये रहा, मैंने कहा नहीं, अगर आपको सफलता तक पहुंचना है तो एक नाव में पांव रखिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आप 2 नाव में पांव रख के चलेंगे तो मंजिल नहीं क्रॉस पाएंगे, आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, बिखर जाएंगे। मैंने हमेशा कंसंट्रेशन अपना टेलीविज़न की तरफ ज़्यादा रखा। इसीलिए मुझे जो भी रोल मिला, आज भी देखिए मेरे 5 शोज ऑन एयर चल रहे हैं। महाराणा प्रताप, राजा मालदेव सिंह, सूर्यपुत्र कर्ण, भगवान परशुराम, दियाबाती, देवों का देव महादेव, और इन दिनों एक DD1 के ऊपर मेरा शो चल रहा है, अधिकार, जो नंबर 1 शो है, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग पसंद करते हैं। उसमें मैंने
गांव वाले का रोल किया है। गांव का फादर है जो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का है और हरियाणा से है। Okay. तो उसका जो पूरा फैमिली है, पूरी फैमिली बैकग्राउंड है वो हरियाणा की है। Okay. हाँ, तो मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ उस लैंग्वेज को भी और उन सब कैरेक्टर्स को भी और हरियाणा के कल्चर को। तो हरियाणा के कल्चर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आपने लैंग्वेज का भी जिक्र किया कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ हरियाणवी में बोल के दिखा। हरियाणा का मुझे एक तो मुझे यहाँ का गांव का जो कल्चर है वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है। हरियाणा बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत प्रॉस्परस है। यहाँ का आदमी कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है काम वाम करने के मामले में, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं हरियाणा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ क्राइम भी बहुत कम है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश बिल्कुल बगल में लगा हुआ है आपके, बिल्कुल नोएडा और गाज़ियाबाद किसी से छुपा नहीं है क्या होता है। इसलिए मैं समहाउ बहुत खुश हूँ हरियाणा से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हरियाणा तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपने जैसे बहुत सारे रोल्स किए हैं, तो बहुत आपने ऐसे रोल्स किए हैं जिसमें जैसे माइथोलॉजिकल शोज़ आपने किए हैं, वैसे शोज़ और जैसे डेली सोप्स का आजकल ट्रेंड है, लोगों को बहुत सास बहू टाइप के सीरियल पसंद है, तो क्या ऐसा कभी सोचा था कि नहीं लोग इन सीरियल्स को बहुत पसंद करेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि नहीं हमारे पास्ट में क्या था, जैसे महाभारत और ये सब? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जैसे कि बहुत सारे लोग माइथोलॉजी सीरियल को जब पसंद करते हैं तो लोगों को लगता है सोशल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक शो किया था शगुन, जिसमें दो बेटियों का मैं पिता बना था। हाँ, लेकिन वो शो भी बहुत पॉपुलर रहा था, स्टार प्लस पे आता था और बहुत पॉपुलर रहा था। और उन दिनों एक ट्रेंड चल रहा था माइथोलॉजी का। मैंने माइथोलॉजी बिल्कुल नहीं टच की उस वक्त, मैंने माइथोलॉजी बिल्कुल टच नहीं किया। आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने दर्शकों की वजह से। लिए जो मेरा बहुत फेवरेट सीरियल है सिया के राम, बहुत ही खूबसूरत सीरियल बनाया गया है और उसको कहा गया है कि यदि सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण कैसी थी, क्या क्या हुआ था, यदि इंसान अगर इंसान के रूप में उनका जन्म हुआ होगा, भगवान तो थे ही वो, लेकिन यदि वो धरती पे जब रहे होंगे तो किस तरह से उन्होंने भ्रमण किया होगा, किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो कि हमारे रामायण में जो लिखा हुआ है, तो वो रियल लाइफ में अगर रहे होंगे तो किस तरह से रहे होंगे। उस सरलता को, जिस सरलता को टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है, उससे हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ रही है। हमारे दर्शक बहुत बढ़ रहे हैं। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारा समाज है और हम तो चाहते हैं कि आजकल के बच्चों को, नौजवानों को और नवयुवकों को इस बात का ज्ञान हो कि हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर कितना रिच है। बिल्कुल, तो इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को पकड़ रहे हैं। मोबाइल्स फ़ोन हो गए हैं, व्हाट्सएप हो गया है, फेसबुक हो गया है, इन सब चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं, जबकि हमारा जो कल्चर है वो ये सब कल्चर नहीं, ये वेस्टर्न का कल्चर है, ठीक है। ये मैं इसको मना भी नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा एडवांस प्रोग्रेस है, हमारी प्रगति है ये। आपने बताया कि आप सिया के राम सीरियल खुद देखते हैं। यूजुअली लोग तो आपको बहुत टीवी पे देखते हैं, लेकिन आप टीवी कितना देख पाते हैं? बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं घर आता हूँ रात के 12:30 बजे। एज यू नो, बॉम्बे में स्टूडियोज बहुत दूर दूर हैं, जहाँ से हमें घर से लेके उस ट्रैफिक को पूरा करने के लिए करीब हमें 2 से ढाई घंटे जूझना पड़ता है। जाने के लिए 2 से ढाई घंटे मुझे आने में लग जाते हैं। सब बम्बई के बाहर स्टूडियोज हैं मोस्टली, तो 5 घंटे हमारे ये निकल जाते हैं और रात के हम आते हैं 12 साढ़े 12 बजे घर पे। तब काफ़ी थके हुए होते हैं, लेकिन उस दौरान में जब खाने का और आते ही तुरंत नींद नहीं आती है क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करके आते हैं, तो हम टेलीविज़न खोल के देखते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है तो उसको देखा जाए, उसको समझा जाए, क्योंकि आप उसी मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन से चैनल पे कौन से प्रोग्राम्स आ रहे हैं और कैसे हैं वो। यदि वो अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, उनमें दिखाया क्या जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आजकल चैनल भी जो है काफ़ी कल्चर वाले प्रोग्राम्स दिखा रहा है, जैसे
हरियाणा का कल्चर है, पंजाब का कल्चर है, गुजरात का कल्चर है। तो इस तरह के अलग अलग स्टेटों के उनके बारे में भी दिखाया जा रहा है और बड़े अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है और इज़ ए वेरी गुड साइन ऑल्सो। और हम जो हैं लोग आज टेलीविज़न का हाल ये हो गया है कि फिल्म के साथ कंपटीशन आ गया है उनका। जितना फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं उतना ही टेलीविज़न को भी पसंद कर और रहे हैं। फिल्म स्टार्स टीवी पे आते प्रमोशन के लिए, हर एक शो में जाते पहले तो ये हालत था कि अगर किसी फिल्म स्टार को तुम बोल दो टेलीविज़न पर आके इंटरव्यू देने आ जाओ तो वो कहता था, आई एम नॉट अ टेलीविजन स्टार, आई एम ए फिल्म स्टार। एग्जैक्टली। लेकिन आज देखिए अपने प्रमोशन के लिए टेलीविजन इतना बड़ा माध्यम बन गया है, इतना बड़ा एक्सपोजर हो गया है कि आ रहे हैं और आज टेलीविजन स्टार्स की अपनी वैल्यूज हैं, मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, आज हम कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में तो लोग कहते हैं यार हमें टेलीविजन का फला फला एक्टर हमें चाहिए, उसको बुला दीजिएगा। हमें टेलीविजन का फलाना एक्टर चाहिए, वो बुला दीजिए। पहले सिर्फ लोग फिल्म्स के बारे में जानते थे। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि टाइम तो आपके पास होता नहीं होगा, शूट्स होते होंगे इतने ज़्यादा आप लोग। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी जीवन की बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। वो बाहर घूमना मिस कर देते हैं, फॉरेन के ट्रिप मिस कर देते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हम मिस कर देते हैं। हम अपने बच्चों को वो जो उनके साथ खेलना और उनके साथ स्कूल छोड़ना वो करना, वो सब भी मिस कर देते हैं। लेकिन जब भी मेरे पास टाइम खाली होता है, वो फुर्सत होती है, मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों के साथ बिताऊं, अपने दोस्तों के साथ बिताऊं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लंदन अमेरिका में रहते हैं, जिनसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, इस साल मैं तुम्हें फ़ॉरेन में मिलने ज़रूर आऊँगा, इस साल मैं विदेश घूमने ज़रूर जाऊँगा। लेकिन मैं 10 से 15 साल हो गए हैं, मैं अभी तक विदेश घूमने नहीं जा पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बेहद दुख है। लेकिन जैसे हम आम लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे स्टार्स हैं, इनकी लाइफ तो पूरी सेट है, पूरे घूमते हैं इधर उधर, ऐश। ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उतना ही घूम पाते हैं जितनी शूटिंग के दौरान हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं घूम पाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि फिल्म में थोड़ा सा गैप मिल जाता है। फिल्म में गैप मिल जाता है, लेकिन टेलीविजन में गैप नहीं मिलता है। टेलीविजन में तो आज जो मैं शूट कर रहा हूँ वो कल टेलीकास्ट होना है। इसलिए हमें डेली टेलीकास्ट की डेली जो फीडबैक है टेलीविजन के लिए वो पूरा करना पड़ता है। वो पूरा करने में हमारी जान निकल जाती है। तो कैसे मैनेज करते हैं पूरी लेकिन फिल्म वालों को आराम है, फिल्म वालों को आराम है। यस, कि अगर गाना चल रहा है सलमान खान और हीरोइन का, तो फिर बाकी जो एक्टर्स हैं वो होटल में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, स्विमिंग पूल पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और 2 दिन की अगर छुट्टी है और गाना 3 दिन के लिए चल रहा है तो फिर 3 दिन वो लोग आउटडोर में बैठे हैं, खूब एंजॉय कर लेते हैं। तो फिल्म वालों को काफी टाइम मिल जाता है। कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हो? मतलब कुछ तो रिलीफ के लिए चाहिए ही होता होगा, एक पॉज, एक ब्रेक। कैसे वो ब्रेक लेते हो? वो ब्रेक हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड हमारे ऊपर इसलिए नहीं करता है कि हमारे ऊपर हमेशा ही एक बोझ लदा ही रहता है कि ये करना है, ये करना ही है, ये करना है, ये डेडलाइन मिली हुई है, ये एपिसोड जाना है, टेलीकास्ट होना है। लेकिन इस सबके बाद जब लोगों का प्यार मिलता है तो एक सुकून मिलता होगा, एक चैन जब मिलता लोगों होगा का प्यार मिलता है और जब हम लोगों से मिलते हैं और जब उनसे उनका फीडबैक हमको आता है, तब हमें लगता है इज वर्थ इट यार। वो जो मेहनत थी हमारी काम आई है, रंग लाई है, मेहनत रंग लाई है। दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका कुछ अचीवमेंट रहा हो या बहुत खास पल जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकते हो, या कोई अप्रिसिएशन किसी ने दी हो, मतलब जो फॉरएवर आपके माइंड में है, दैट मेमोरी इज फ्रेश ऑलवेज के, मतलब वो मुझे किसी ने कमेंट दिया था, कॉम्प्लीमेंट दिया था, प्रेज की थी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत होगा, बहुत सारे होंगे। नहीं, बहुत सारे नहीं ना बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 ऐसे बड़े इंसिडेंट मेरे लाइफ के ऐसे हैं कि मुझे लगा था उस वक्त कि शायद मेरा जीवन धन्य हो गया है। वो मौका ऐसा था कि मैं अपने छोटा बेटा था, मेरा 5-6 साल का बेटा था, छोटा वाला सबसे, शुभम सिंह। तो मैं उसकी एक बर्थडे पार्टी थी, उसके बच्चों की बर्थडे पार्टी थी बैंड्रा में, जिसमें मैं गया था उसको लेके। तो उनके पेरेंट्स ने कहा था कि सर पार्टी 2 घंटे चलेगी, तो आप जो है 2 घंटे बाद पिकअप कर लीजिएगा बच्चे को।
तो मैंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए मैं कहाँ जाऊँ, बांद्रा में किधर जाऊँ। मैं गाड़ी लेके उन्हीं के घर में रुक गया, वो बाहर कुर्सी लगी हुई थी, उसी पे जाके बैठ गया मैं। तो मैंने देखा थोड़ी देर के बाद वहाँ पे दिलीप कुमार और सायरा बानो जी आए, उसी बच्चों के फंक्शन में। वो उनके रिलेटिव्स थे, तो उनके लिए आए थे। तो वो मैं वहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ था, बाहर लगी हुई थी उनके बंगले के बाहर। तो वो जब निकले, क्रॉस कर गए, पहले तो निकल के क्रॉस कर गए दिलीप साहब और सायरा बानो। तो मैंने खड़े होकर उनको ग्रीट किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया। तो इतनी देर में मैंने देखा कि दिलीप साहब आगे जाके रुक गए और वहाँ से पलटे और पलट कर आए। सायरा जी निकल गई, वो पलटे और आए। चलने में उनको थोड़ी तकलीफ थी और आके मुझसे बोले, अरे भाई तुम वही हो ना, 2 बेटियों के जो पिता बने हो, वो तुम्हारा सीरियल आता है स्टार प्लस पे, शगुन। मुझे यकीन नहीं हुआ 2 मिनट के लिए। ऐसा हम लोगों के बारे में बोलते थे और आज एक लेजेंड फिल्म इंडस्ट्री का is telling me this thing। मैं तो 2 मिनट के लिए एकदम सुन्न हो गया, जैसे कहते हैं ना कि पैर के नीचे से सांप निकल गया था, एकदम सन्नाटा हो गया। मुझे लगा कि ये सच्चाई है या मैं सपना देख रहा हूँ कि दिलीप कुमार आके मुझे प्रेस कर रहे हैं। मेरी भाई तुमने बहुत उम्दा एक्टिंग की है, बहुत शानदार एक्टिंग की है भाई। तुम्हारे एक्सप्रेशन, एक एक एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। जब तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी में इतना सधे हुए डायलॉग बोलते हो, तुम इतने संभाल के बोलते हो और इतनी तुम्हारी अच्छी हिंदी। ये बातें एक लेजेंड के मुंह से सुनने के बाद बिल्कुल मन ही मन में मैंने कहा कि भाई सुरेंद्र पाल, तुम्हारा जीवन धन हो गया। और फ्यूचर वेंचर्स कैसे आप आगे एंटरटेन लोगों को करेंगे? हाँ, मैं बस यही सोचता हूँ कि जब तक मैं हूँ, मैं अच्छा काम करता रहूँ। और जिस तरह की मैं हर बार एक चुनौती के रूप में अपने किरदार को करता हूँ, कैरेक्टर्स को करता हूँ, और दर्शक उसे बहुत पसंद करते हैं। दर्शक आपको आगे भी सराहते रहेंगे। मुझे यही उम्मीद है कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन तक आता रहूं। थैंक यू सो मच सुरेंद्र पाल जी। तो सुरेंद्र पाल जी को आपने सुना, जो साफ तौर पे ये मैसेज दे रहे थे कि सपने जरूर देखने चाहिए, हौसले होने चाहिए और कॉन्फिडेंस अगर आप में हो तो वाकई में सब कुछ साकार आप कर सकते हैं। जितने भी सपने देखने आप देख लीजिए, सब कुछ साकार हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। नमस्कार।